आज कविता की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज विदेश से उसकी बेटी आरती पढ़ाई करके पूरे 3 साल बाद घर जो आने वाली थी। इस खुशी में कविता ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। आरती के पसंद की खीर पूड़ी भी बनाई थी। सारी तैयारियां करके कविता भूखी प्यासी अपनी बेटी की राह देख रही थी। उसके पास उसकी एक पड़ोसन आती है और कहती है, क्या बात है कविता, आज तो सुबह से ही कामों में लगी हो। बेटी की आने की खुशी में कोई कमी नहीं रखना चाहती हो। 3 साल बाद मेरी गुड़िया आ रही है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मेरी गुड़िया को खीर पूरी बहुत पसंद है। मैं उसके लिए खीर पूरी और भी बहुत प्रकार के व्यंजन बनाई हूँ। अब बस घर के द्वार साफ करने हैं, ताकि मेरी गुड़िया के पैरों में कोई भी कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए। इतना कहकर कविता अपने कामों में लग जाती है। वो घर के द्वार को अच्छे से झाड़ू से साफ करती है। पूरी साफ सफाई होने के बाद अपने द्वार पर खड़ी होकर अपनी बेटी की राह देखने लगी। तभी पड़ोस की कमला आती है और कहती है, अरे दीदी, कुछ खा पी लो, बेटी के आने में थोड़ी देरी हो सकती है। आजकल हवाई जहाज भी थोड़ा लेट से चलने लगे हैं। कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, परंतु खाना तो मैं पहले अपनी गुड़िया बेटी आरती को खिलाकर ही खाऊंगी। उसको खाना खिलाने के बाद ही मुझे भूख लगेगी। तभी कविता को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। अरे, गाड़ी की आवाज आ रही है। लगता है मेरी गुड़िया बिटिया आरती आ गई। कविता के घर के बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। उस एम्बुलेंस में से 2 आदमी और ड्राइवर उतरते हैं। ये देखकर कविता का दिल धक धक करने लगा। 2 आदमी एम्बुलेंस में से मृत शरीर को बाहर निकालते हैं। वो मृत शरीर आरती का ही था। बहन जी, आपकी बेटी जिस फ्लाइट से आ रही थी वो फ्लाइट क्रैश हो गया, जिस वजह से आपकी बेटी बच नहीं पाई। कविता जैसे ही मृत शरीर पर से कपड़ा हटाकर देखती है तो वो ठहाके मार मार कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। हे भगवान, मुझे भी उठा लो, मैं जीना नहीं चाहती। कविता बहुत रोती है। अगल बगल की औरतें कविता को संभालती है। ऐसा दर्दनाक मंजर वहाँ खड़े जितने लोगों ने भी देखा, उन सब के आँखों से आंसू आ गए थे। अब कविता की दुनिया वीरान हो चुकी थी। उसकी आंखों की तारा राज दुलारी अब उसको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। कविता अब घर के कोने में अकेली पड़ी रहती थी। उसको देखकर आस पड़ोस की औरतों को बड़ा बुरा लगता। बेचारी कविता, 7 साल पहले पति का देहांत हो गया और अब बस एकमात्र बुढ़ापे का सहारा एक बेटी बची थी, वो भी छोड़कर चली गई। बेचारी आरती बड़ी प्यारी बच्ची थी। हाँ बहन, बड़ी ही सुशील बच्ची थी। फालतू में किसी से मतलब नहीं रखती थी। मेरे यहाँ जब भी आती थी, आते के साथ ही सबसे पहले मेरे पैर छूती थी। बहुत ही नेक बच्ची थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। दोनों पड़ोसन को भी कविता का ये दुख देखकर बड़ा दुख होता है। अब कविता बिल्कुल पागलों के जैसे रहने लगी। उसका दिमागी संतुलन हिल चुका था। वो आते जाते लोगों से बस यही कहा करती कि मेरी बेटी आएगी, मैं उसको खीर पूड़ी खिलाऊंगी। वो गांव में चलते फिरते किसी भी लड़की को पकड़ लेती और उसे अपनी बेटी बताने लगती। तुम मेरी बेटी आरती हो ना? नहीं नहीं, मैं कोई आरती वारती नहीं हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। कविता बेचारी रोने लगी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन कविता का भाई केशव एक पंडित को लेकर घर आया और घर में शांति के लिए पूरे घर में हवन करवाया। हवन के बाद पंडित ने कविता को पायल दिया और बोला, इस पायल को आप पहन लीजिएगा बहन जी। ये पायल आपको सुख और शांति प्रदान करेगी। ये पायल मुझे मेरी बेटी दिला दे तो मैं मानूं। अगर मेरी बेटी आरती मेरे पास आ जाएगी तो मुझे सुख और शांति दोनों मिल जाएगी। मेरी बेटी आरती आएगी ना? बताइए पंडित जी। कविता की ऐसी हालत देखकर पंडित बस यही बोलता है, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इतना बोलकर पंडित वहाँ से चला जाता है। फिर कविता पंडित का दिया हुआ पायल को हाथों में लेकर देखने लगी। फिर उसे अपने पैरों में पहनकर छन छन करके पूरे घर में घूमने लगी। तभी उसे सामने से आती हुई एक नौजवान लड़की दिखाई दी। फिर वो स्थिर रुककर एकटक उस लड़की को देखने लगी और बोलने लगी, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी आएगी। ये देखो मेरी बेटी आ गई। आ बेटी, अंदर आ। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। बहुत थक गई होगी ना तू? मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। कविता फटाफट एक गिलास में पानी लेकर आती है।
ले बेटी पानी पी। और ये बता तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या गाड़ी लेट हो गई थी? हाँ माँ, वो गाड़ी लेट हो गई थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तू आ गई है ना, अब मैं तुझे अपने पास ही रखूंगी। चल, तुझे बहुत भूख लगी होगी ना, अब खाना खा ले। मैंने तेरे लिए खीर पूरी बनाई है। फिर कविता किचन में जाती है और देखती है। अरे, मेरी बनाई हुई खीर पूरी कहाँ गई? मैंने अपने हाथों से बनाया था अपनी बेटी के लिए। कविता को याद ही नहीं था कि उसने काफी टाइम पहले ही खीर पूरी बनाई थी, परंतु मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण उसे कुछ याद नहीं था। तभी उसके पायल के झनकार से फटाफट खीर पूरी बनकर तैयार हो गया। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो गई। अरे वाह माँ, खीर पूरी! हाँ बेटी, मैंने तेरे लिए ही बनाई है। आ, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं। कविता ने अपने हाथों से उस नौजवान लड़की को खाना खिलाया। माँ, आप भी खाइए ना। हाँ बेटी, खाती हूँ, पहले तू खा ले भरपेट। उस नौजवान लड़की को खाना खिलाने के बाद कविता भी खाना खाई। अब इसी तरह से दिन बीतने लगे। अब कविता बहुत खुश रहने लगी। ये सब देखकर कविता का भाई केशव कविता के घर आता है और उस लड़की को एक कोने में ले जाकर उससे पूछता है, बेटी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बहन कविता अपनी बेटी खोई है, जिस वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, परंतु वो तुम्हें पाकर बहुत खुश रहने लगी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? केशव की बात सुनकर वो लड़की कहती है, मामा जी, दरअसल मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा नाम प्रीति है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं अमेरिका में अकेली रहती हूँ। मैं इंडिया बस घूमने आई थी। तभी मैंने एक दिन सड़क पर इन्हें भटकते हुए देखा और लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछते हुए देखा। इन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने तय किया कि मैं इन्हें अपनी माँ मानूंगी और इनके साथ इनके घर में बेटी बनकर रहूंगी। इससे मुझे एक माँ का प्यार मिल जाएगा और उनको एक बेटी। अगर मैं इसमें गलत हूँ मामा जी, तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर केशव कहता है, नहीं बेटी, तुम गलत नहीं हो। ये तो भगवान की लीला है। शायद भगवान से भी कविता का ये दुख देखा नहीं गया, तभी उसने बेटी के रूप में तुम्हें भेज दिया। तभी वहाँ कविता आती है और कहती है, अरे बेटी, मैं कब से कमरे में तेरा इंतजार कर रही हूँ और सारी बातें मामा जी से ही करनी है क्या? एक तो इतने दिनों बाद आई है, थोड़ी माँ की भी खबर ले। हाँ माँ, क्यों नहीं। इस प्रकार अनाथ प्रीति को एक माँ मिल गई और उसकी उजड़ी हुई दुनिया संवर गई और कविता को भी जीने का सहारा मिल गया और उसकी जिंदगी में सुख और शांति आ गई। फिर कुछ दिनों बाद प्रीति कविता को अपने साथ अमेरिका ले जाती है और वहीं कविता के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। इंदौर के शहर में एक कविता नाम की लड़की रहती थी, जो सावली और चुलबुली थी। उसे घर का कामकाज बहुत पसंद था और उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। एक दिन कविता की सहेली सोनिया उसके घर पर आती है और उसे कहती है, हेलो कविता, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ। हमारे शहर में एक ब्यूटी प्रतियोगिता हो रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हें मेकअप करना बहुत पसंद है, तो तुम्हें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहना चाहिए। कविता सोचने लगती है और सोनिया से कहती है, तुम सही कह रही हो, मुझे हिस्सा लेना चाहिए। कविता प्रतियोगिता में भाग ले लेती है। वो अपनी मम्मी से पैसे लेकर अपनी सहेली सोनिया के साथ मार्केट जाती है। वहाँ से वो बहुत सारा कम बजट में मेकअप का सामान खरीद लेती है। फिर अपनी सहेली से बोलती है, सोनिया, मैंने मेकअप खरीद के सही किया है। मुझे तो मेकअप करना पूरी तरह से नहीं आता। इसे कैसे लगाते हैं और कौन सा पाउडर कितनी देर और कितना कितना लगाते हैं, मुझे मेकअप के बारे में पूरी तरह से नहीं पता। कविता, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूँ ना, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। तू सारा मेकअप अच्छा लेकर आई है। दोनों घर पहुँचती है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाती है। उसके बाद सोनिया कविता का मेकअप करती है। सोनिया कविता का मेकअप करते करते उसे मेकअप की बहुत सारी जानकारी देती है। कविता का मेकअप पूरा हो जाता है और जब पूरा तैयार होने के बाद कविता अपने आप को शीशे में देखती है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। सोनिया कविता से कहती है, देखा तूने अपने दोस्त का कमाल, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। कविता, अब तो तुझे कोई जल्दी पहचान नहीं पाएगा कि तू वही पुरानी कविता है।
हाँ यार, ये तो कमाल ही हो गया। ऐसा लग रहा है कि तूने कोई जादू कर दिया। थैंक यू सो मच सोनिया। तू पागल है क्या कविता? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, और ये प्रतियोगिता तुझे ही जीतना है। सोनिया शाम होते ही अपने घर चली जाती है और कविता अपने चेहरे का मेकअप हटाए बगैर ऐसे ही रात में सो जाती है। जब अगली सुबह वो बाथरूम में अपना फेस वॉश करने जाती है तो वो अपने आप को शीशे में देखकर डर जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर दाने निकल गए थे और रेडनेस हो गई थी। वो तुरंत सोनिया को फोन करती है और उसे घर बुलाती है। कुछ देर बाद सोनिया कविता के घर आती है। कविता को देखकर सोनिया उसे कहती है, अरे कविता, ये सब क्या हो गया तेरे चेहरे पर? तूने रात में अपना मेकअप हटाया नहीं था क्या? हाँ, मैंने रात को अपना मेकअप नहीं हटाया था। कविता, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि रात को मेकअप हटाकर सोना चाहिए। मैं कल तेरी खुशी में इतनी खुश हो गई थी कि मैं तुझे बताना ही भूल गई। रात भर तेरे चेहरे पर मेकअप लगे रहने से तेरा ये हाल हो गया। कविता रोते हुए सोनिया से कहती है, अब मैं प्रतियोगिता भी नहीं जीत पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मेरे पूरे चेहरे का तो सत्यानाश हो गया। अरे तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक लेप का आइडिया बताती हूँ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। सोनिया कविता को चेहरा ठीक करने का एक लेप का आइडिया बताकर वहाँ से चली जाती है। सोनिया ने जो लेप लगाने को बताया था वो लेप कविता लगाती है। लेप लगाकर वो बैठ जाती है। काफी देर के बाद जब अपने चेहरे से लेप को हटाती है तो उसे कोई ज्यादा फर्क अपने चेहरे पर नहीं दिखता। अब प्रतियोगिता की तारीख बहुत पास आ गई थी। कविता उसी हालत में मेकअप लगाकर प्रतियोगिता में जाती है और वहाँ देखती है कि वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। ये देखकर कविता घबरा जाती है और अंत में कविता ये प्रतियोगिता हार जाती है। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो बहुत रोने लगती है और गुस्से में अपने कमरे का शीशा तोड़ देती है। कविता को इतना परेशान देखकर उसकी माँ, जिसका नाम मालती होता है, वो कविता से कहती है, कविता, अब बहुत हुआ, इतना परेशान नहीं होते बेटा। कोई बात नहीं, दोबारा प्रतियोगिता होगा तो तुम फिर से हिस्सा ले लेना। जीवन में हार जीत तो होते ही रहते हैं, ये सब कुछ तुम भूल जाओ। याद करने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप सही कह रही हो, मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। इतना कहती ही कविता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन कविता ये सब नहीं भूल पा रही थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब कविता का चेहरा ठीक हो जाता है। उसके चेहरे से सारे दाने और रेडनेस खत्म हो जाता है। अब उसका चेहरा पहले जैसा हो जाता है। एक दिन कविता की माँ के पास पड़ोस की शशि आंटी अपनी ही जान पहचान के किसी रोहन नाम के लड़के का रिश्ता कविता के लिए लेकर कविता के घर आती है और कविता की माँ से कहती है, वो लड़का बहुत अच्छा और नेक है। मैं उसे बचपन से देखती आई हूँ। एक बार तुम देख लो अपने कविता के लिए। अगर तुम्हें पसंद आए तो बात आगे बढ़ा देना। ठीक है दीदी, आप घर पर आने के लिए बोल देना उन्हें। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। अगले ही दिन रोहन अपनी माँ रेनू के साथ कविता को देखने के लिए उसके घर आता है। मालती कविता की बहुत सारी तारीफ करती है और कविता के अच्छे गुणों के बारे में बताती है। रोहन और उसकी माँ कविता को देखते हैं। उन्हें कविता पसंद आ जाती है और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। कविता अपने ससुराल की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाती है। कविता अपने सास के लिए पकोड़े बनाती है और उसे दे देती है। उसे खाकर रेनू कविता की बहुत तारीफ करती है और कविता से कहती है, अरे वाह मेरी बहू, कितने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं तुमने। बहुत ही लाजवाब खाना बनाती हो तुम, मजा आ गया खाकर। दोनों सास बहू मिलकर बातें कर रही होती है। तभी रेनू की सहेली, जिसका नाम शालू होता है, वो अपनी बहू के साथ रेनू के घर पर आती है और शालू रेनू को पास में होने वाले मेकअप प्रतियोगिता के बारे में बताकर चैलेंज करती है। रेनू जोश में आकर कविता को उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बोल देती है। रेनू की बात सुनकर शालू बोलती है, अरे रेनू, तू तो रहने ही दे। तेरी बहू मेरी बहू से नहीं जीत पाएगी। मेरी बहू ने तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है और तेरी बहू को देख कैसी सावली सी है। मेरी बहू ये प्रतियोगिता जीतेगी तो देख लेना। जब वो प्रतियोगिता जीत जाएगी तो ऐसे ही अपनी बत्ती सी निकाल कर हंसियो।
कल प्रतियोगिता में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखना, मेरी बहू ही जीतेगी। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है और कविता बहुत परेशान होकर रेनू से बोलती है। माँ जी, आपने जोश जोश में तो बोल दिया, पर मैं ये प्रतियोगिता कैसे जीतूंगी? मेरे पास तो अच्छा वाला मेकअप भी नहीं है। अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तू ये प्रतियोगिता जीत जाएगी। रेनू कविता को अपने कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, ये देखो बहू, ये एक जादुई मेकअप किट है। जब मैं शादी करके आई थी तो मैंने पौधे लगाने के लिए खुदाई की थी, तब मुझे उस खुदाई में ये मेकअप किट मिला। अगर आज भी मैं इसे लगा लूं तो आज भी मैं जवान दिखूंगी। अच्छा, मैं इसे अभी लगा कर देखती हूँ। कविता जैसे ही वो मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाती है, वो अचानक ही एकदम खूबसूरत हो जाती है। कविता अपने आप को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी उसका पति रोहन वहाँ आता है और कविता को इतना सुंदर देखकर वो भी हैरान हो जाता है और कविता से कहता है, अरे कविता, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो माँ जी के मेकअप किट का कमाल है। माँ जी के मेकअप किट की वजह से मैं इतनी सुंदर हो पाई। फिर वो कविता को देखते देखते कमरे से बाहर चला जाता है। फिर रोहन के वहाँ से जाने के बाद दोनों सास बहू खूब जोर जोर से हंसती है। अगले दिन प्रतियोगिता में सारी लड़कियां खूबसूरत बनकर वहाँ पर आती है, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षित चेहरा कविता का ही लगता है। प्रतियोगिता शुरू होता है और ये प्रतियोगिता कविता जीत जाती है। कविता को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है और ये देखकर शालू और उसकी बहू मुंह लटका लेती है और रेनू शालू से कहती है, क्या हुआ शालू, अब क्यों नहीं अपनी बत्तीसी दिखाकर हंस रही? देखा, मेरी बहू ये प्रतियोगिता जीत गई। इतना बोलकर रेनू और कविता घर आ जाती है और दोनों बहुत खुश होती है। कविता जीती हुई ट्रॉफी रोहन को दिखाती है। ट्रॉफी देखकर रोहन बहुत खुश होता है। वो सब मिलकर पार्टी करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।